एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे और चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एक इकोनॉमी में जितना भी कैपिटल स्टॉक है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है, देखो, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखना, इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द नेशन। हमारी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में अगर एडिशन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है यहाँ पे, कैपिटल स्टॉक मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है, मशीन है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स है, कुछ भी, और अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक, आपके पास कुछ स्टॉक था जो कि अभी बिका नहीं है, रखा हुआ है, तो वो भी हमारे पास किस में आता है, कैपिटल स्टॉक में आता है। तो अगर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब जो इन्वेस्टमेंट है उसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स हैं, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने जो एसेट है वो कितने में परचेज करा, ठीक है, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, राइट। देखो क्या लिखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करी ही नहीं है, उसमें ऑलरेडी अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मैंने एक फ़ोन परचेज करा 50,000 का आज से 3 साल पहले। ठीक है, तो 50,000 का फ़ोन लिया, वो एक इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये जो 50,000 है ये क्या है, ग्रॉस अमाउंट है। ठीक है, लेकिन क्या उस 50,000 के फ़ोन की आज की वैल्यू भी 50,000 होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा, टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाती है, आप यूज़ करोगे तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो मान लो अब 3 साल बाद उस फ़ोन की वैल्यू कितनी है, 20,000 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारी नेट वैल्यू, 20,000 इज द नेट वैल्यू और 50,000 क्या है, ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, समझे। तो 20,000 में हमने क्या किया, डेप्रीसिएशन को एडजस्ट कर दिया, ये डेप्रीसिएशन के बाद की वैल्यू होती है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब नेट इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है, it is the actual addition made to the capital stock of an economy in a given time period। ठीक है, कि एक्चुअल में कितना एडिशन हुआ है वो होती है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट क्या है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, अब इसका अगर आपको डायग्राम समझना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट पे जाना है, ठीक है, ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो हम इसमें डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक है, कि 50,000 मुझे ग्रॉस दिया हुआ है, उसमें मैं डेप्रीसिएशन माइनस करूँगी तो मेरे पास नेट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, उसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यार अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट समझा जिसमें हमने डेप्रीसिएशन की बात करी, तो अब यहीं से दो टॉपिक्स निकल के आते हैं, एक डेप्रीसिएशन और दूसरा है कैपिटल लॉस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन क्या है कि आपके पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है, जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। ठीक है, आप यूज़ करोगे, टाइम के साथ वैल्यू कम होती जाती है, वही क्या है, डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये तो आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा हुआ है, राइट, कि अगर हम लोगों ने कुछ फ़ोन लिया है, फ़ोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मैंने आज अगर एक फ़ोन लिया है तो उसकी वैल्यू आने वाले कुछ सालों बाद कम हो जाएगी, वो क्या है, डेप्रीसिएशन है। ठीक है, और कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, जैसे कि चोरी हो जाना, आग लग जाना, इस तरह का कुछ सीन हुआ जिसकी वजह से एसेट ख़त्म ही हो गया, तो वो क्या होता है, कैपिटल लॉस। ठीक है, अभी रीड करते हैं बट एक एग्जांपल लेते हैं
कि मान लो एक बिज़नेस है जिसमें बहुत सारा फर्नीचर है, ठीक है, चेयर्स, टेबल्स काफ़ी सारी हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ कम होती जाएगी। आप यूज़ करोगे, ख़राब भी होगा फर्नीचर, तो वो क्या है, वैल्यू कम हो रही है, दैट इज़ डेप्रीसिएशन, ठीक है। बट अगर आपके बिजनेस में आग लग जाए, फर्नीचर में आग लग जाए या चोरी हो जाए तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, तो वो क्या होता है, कैपिटल लॉस, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास डेप्रीसिएशन में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है ड्यू टू क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब कि आप यूज़ करोगे तो वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस भी होता है। इसके साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ आपके एसेट्स की वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सपोज आज एक फ़ोन लिया है और आपने उसको यूज़ भी नहीं करा और आप कल मार्केट में जाके उसको बेचोगे तो उसकी ग्रॉस वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट कम होके फिर मिलेगा। तो पैसेज ऑफ टाइम भी एक रीज़न होता है डेप्रीसिएशन का, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस का मतलब क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हाँ टेक्नोलॉजी में चेंज आना ही आना है और डेप्रीसिएशन तो होगा ही एसेट्स का, ठीक है। सो ये क्या है, डेप्रीसिएशन। और इसके अगर हमें अदर नेम्स देखना है कि हम डेप्रीसिएशन को और किस किस नेम से देख सकते हैं, तो आपके पास क्या क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है। तो ये सब आपको नेम्स याद रखने हैं। सबसे पहला बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये हो गया डेप्रीसिएशन। इसके बाद देखो डिफरेंस पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले मीनिंग अगर हम लोग देखें डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में, तो डेप्रीसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, ठीक है। और कैपिटल लॉस क्या है, इट रेफर्स टू द वैल्यू of fixed asset, it refers to loss in the value of fixed asset due to unforeseen obsolescence. Unforeseen obsolescence मतलब जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, ठीक है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, थेफ्ट है, फायर है, ये सब, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर लॉस। प्रोविजन का मतलब क्या है कि आप कुछ पैसा जोड़ के चल रहे हो, तो डेप्रीसिएशन के केस में प्रोविजन इज मेड। यस, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यार एक एसेट की वैल्यू टाइम के साथ कम होगी, जो कि आपके लिए एक लॉस है ना। और एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होना है तो हम उसके लिए अभी से प्रोविज़न बना के चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेप्रीसिएशन के केस में प्रोविज़न बनता है, बट कैपिटल लॉस के केस में कोई भी प्रोविज़न नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो सिचुएशन होगी भी या नहीं होगी, है ना। कैपिटल लॉस किसी ने एस्टिमेट नहीं किया होता है, अनएक्सपेक्टेड है, राइट। तो उसके लिए हम लोग कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाते। और लास्ट क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस। सो डेप्रीसिएशन डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं लाता, बट कैपिटल लॉस हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल लॉस की वजह से प्रोडक्शन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल लो कि मान लो मैं जिस फ़ोन से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, डेप्रीसिएशन है। बट डेप्रीसिएशन की वजह से क्या मैं वीडियोस बनाना रोक सकती हूँ, या मेरे जो फ़ोन है वो काम करना बंद कर रहा है? ऐसा तो नहीं है, काम तो सही से चल ही रहा है। तो डेप्रीसिएशन की वजह से प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। बट अगर ये फ़ोन चोरी हो जाए, ठीक है, तो मेरे लिए कैपिटल लॉस है, मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस को वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो कैपिटल लॉस के केस में वो जो है कैपिटल लॉस वो प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। या फिर ये फ़ोन गिर के टूट जाए, ठीक है, तो अगेन काम रुक जाएगा। और ये तो हुआ भी था अभी 4-5 दिन पहले, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ऊपर से इतनी ज़ोर से फ़ोन गिरा, स्क्रीन के बल बस बच गया ये जैसे तैसे। तो वो क्या है, हमारे पास अगर ऐसा टूट जाता तो प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट करता, ठीक है। बट डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं लेके आता, ठीक है। सो यही डिफरेंस है डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, NIT जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं यार। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सब्सिडीज़, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है यार?
कि गवर्नमेंट जो है वो दो टाइप्स के हमारे पास टैक्सेस होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, दो टाइप्स के टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स बेसिकली इनकम पे लगाया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स कंपनीज की इनकम पे जो टैक्स दिया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है, ठीक है, जिसमें आता है जीएसटी, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कि आपने कोई टी शर्ट परचेज करी, मान लो 200 रुपये की टी शर्ट थी, उस पर आपको 10% जीएसटी देना है, टैक्स देना है, तो 10% कितना हुआ? 20, तो ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। उसके बाद सब्सिडीज़ क्या है यार? सब्सिडीज़ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ देती हैं, ठीक है, प्राइस में कुछ ना कुछ आपको कम मिलता है, जैसे कि एलपीजी पे आपको सब्सिडीज़ मिलती है, एजुकेशन पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो सब्सिडीज़ का मतलब क्या है? इट इज़ द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स फॉर अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि गैस सिलेंडर्स पे, एजुकेशन पे, फूड पे, तो वो सब क्या है? सब्सिडीज़ हैं, ठीक है। ओके, अब NIT क्या है यार? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, यानी कि IT माइनस S होता है हमारा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है और सब्सिडीज़ गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है यार? फैक्टर कॉस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट paid to the factors of production for their contribution in the production process। सिंपल सी चीज़ है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन करने में जितने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज़ कर रहे हो, उनको जो भी पेमेंट कर रहे हो वो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। सामान बनाने में कितना खर्चा आया, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं FC, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस इट रेफर्स टू द एक्चुअल प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कितने पे बेचा जा रहा है मार्केट में, वो होता है मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MP, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आप एक बर्गर खाने गए, ठीक है, बर्गर का जो कॉस्ट है बनाने में, सपोज 500 रुपये कॉस्ट आया, ठीक है, कि मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स हो गए, वो सबको जोड़ के बनाने में कितना कॉस्ट आया? 500। तो ये क्या हुआ? ये तो हो गया हमारा FC, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद आप जब पेमेंट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कि मान लो 10% आपको GST देना है, तो 50 रुपीज़ का क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इस पर 10 रुपये की सब्सिडी दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से 10 रुपये माइनस कर दोगे, राइट। तो IT माइनस S क्या होता है? हमने बोला NIT। इसके बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा 540, ये क्या होगा? हमारा मार्केट प्राइस, कि आपको एक्चुअल में कितने पे वो बर्गर मिल रहा है, दैट इज़ मार्केट प्राइस, ठीक है। और कितना कॉस्ट आया है, वो होता है FC, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से एक सिंपल चीज़ आप बना सकते हो, अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम इसमें NIT को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम NIT को माइनस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, फैक्टर कॉस्ट से अगर MP पे जाना है तो NIT जोड़ दो, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT को माइनस कर दो, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, ओके। चलो ये भी हो जाओ भाई। अब समझते हैं हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर NFIA। NFIA क्या है? NFIA इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? कि हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं, हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, यानी कि भारतीय हैं, अगर वो किसी और कंट्री में जाके काम करते हैं और वहाँ से जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो होती है फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और सिमिलरली अगर बाहर के कोई लोग हमारी कंट्री में आके काम करते हैं और हम उनको अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो होती है
फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। अब NFIA क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कि आपने कितना कमाया और कितना पे कर दिया, वो आता है हमारा नेट अमाउंट, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वेरी सिंपल, ठीक है। तो NFIA क्या है, इट इज़ NFIA होता है फीफा माइनस फीपा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दी है, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अगेन इसका एक डायग्राम देख लो। डायग्राम हम समझते हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है डोमेस्टिक इनकम, ऑल्दो ये हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे डिटेल में, बट अभी यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, ठीक है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल इनकम पे जाना है तो हम इस केस में NFIA को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो हम NFIA को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम मतलब कि हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में रह के, इंडिया में रह के क्या इनकम बना रहे हैं, वो होती है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या होती है, बेसिकली नेशनल इनकम में टोटल आएगा, डोमेस्टिक इनकम तो आएगी, बट हमारी कंट्री के रेजिडेंट अगर बाहर जाके कुछ इनकम बना रहे हैं तो उसको भी अगर आप जोड़ देते हो, जिसे हम कहते हैं NFIA नेट अमाउंट, ठीक है, तो हमारे पास क्या आती है, नेशनल इनकम आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड होगा, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA माइनस होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछ लेते हैं आपसे कई बार 1 मार्क्स में, NFIA जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे, पॉजिटिव कब होगा, जब फीफा विल बी ग्रेटर देन फीफा, है ना, आप जो अर्न कर रहे हो वो ज़्यादा है और जो पे कर रहे हो वो कम है, सिंपल चीज़। और नेगेटिव कब होगा, अगर हमारा जो फीफा है वो लेस है और फीफा ज़्यादा है, ठीक है। और ज़ीरो कब होगा, अगर दोनों इक्वल हैं, बहुत सिंपल चीज़, ठीक है। इतना समझे, नहीं समझे, देखो एग्जाम्पल लो फिर से, कि मान लो हमारी जो फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड है वो 100 रुपीज़ है और आप पे कर रहे हो 50 रुपीज़, ठीक है, या 80 रुपीज़ कर लो, आप 80 रुपये पे कर रहे हो बाहर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में अमाउंट आएगा, 20 पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। अगर मैं अर्न कर रही हूँ 100 बट मैं पे कर रही हूँ 120, ठीक है, तो मेरे पास नेगेटिव में अमाउंट आएगा -20, ठीक है। और अगर मैं अर्न कर रही हूँ 100 और मैंने पे भी 100 कर दिया तो मेरे पास NFIA क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो जो NFIA है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रीज़न के साथ याद रखना, ठीक है। इसके बाद कॉम्पोनेंट्स ऑफ NFIA, ये भी देख लो, 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहले नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, मतलब हमारी कंट्री के एम्प्लॉयज़ अगर बाहर जाके काम कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव होगा, और बाहर की कंट्री के एम्प्लॉयज़ हमारी कंट्री में आकर अगर काम कर रहे हैं तो इन दोनों की इनकम को अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास आता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। बेसिकली रेजिडेंट्स की इनकम और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को माइनस कर दो तो ये अमाउंट आता है, ठीक है। इसके बाद नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो बिजनेसेस के थ्रू, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जितने भी इनकम आ रही है, चाहे वो रेंट हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, रेजिडेंट्स की इनकम और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या आएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की अर्निंग्स और नॉन रेजिडेंट्स की अर्निंग्स का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो आपके पास आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि अगेन एक कंपोनेंट होता है NFIA का, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और एक बार बुक से रीड कर लेना कि तीनों में है क्या, ओके। बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो यही टॉपिक है हमारा NFIA का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट है। हम लोगों ने 3 वीडियोज़ में पूरा चैप्टर अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट समझेंगे, ठीक है, एक वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे और आपकी नेशनल इनकम यूनिट भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो यार, चैप्टर डन है। आई होप आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा अभी तक। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दो, ताकि हम लोग और आपके पास वीडियोज़ में लेके आऊँ। और बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।